करते हैं। निरंजन पोडार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। निरंजन जी, सारे फेजेस पर लगातार आपसे चर्चा हुई है और अलग अलग तरह की चीजें देखने को मिली हैं। आखिरी मरहला ये बचा है और उसके बाद सबकी निगाहें चुनावी नतीजों पर होंगी। जी निश्चित रूप से साहिबा जी, अब ये जो 2024 का महासमर था, ये मेरे हिसाब से अब अंतिम पायदान पे है। और निश्चित रूप से इस चुनाव के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने वार प्रतिवार किए। अब वो जनता को कितने पसंद आए, कितने जनता को कनेक्ट किए, नहीं किए, लेकिन मेरा ये मानना है कि अब 2024 के बाद में जैसे ही 4 जून को परिणाम आएंगे, उस 4 जून के परिणाम के बाद में सबसे पहले तो तमाम राजनीतिक पार्टियों से मैं एक भारत का नागरिक और भारत का वोटर होने के नाते अपील करता हूं कि उस जनादेश को सहर्ष स्वीकार करें, ना कि उस जनादेश के अंदर ये कहें कि भाई ये जनादेश का अपमान ना करें किसी भी प्रकार से उलझुल बातें करके। पहली बात। और दूसरी बात, जो भी पार्टी जीते वो भी सीखे और जो पार्टी हारे वो भी सीखे, मेरा ये मानना है। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों के शासन के अंदर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कहीं पे आप ये समझ लीजिए जो एक भारत को आगे ले जाने का जो सामंजस्य होना चाहिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी नजर आई। क्योंकि जो जनता के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दों को पीछे छोड़ करके कोई आदमी क्या खाता है, कोई आदमी क्या पहन रहा है, कोई आदमी क्या कर रहा है, कहाँ ध्यान लगा रहा है, कहाँ मान लगा रहा है, ये जो जिसको कहते हैं ना कि बच्चों वाली सी जो राजनीति है, उसको छोड़ करके और जनता का कैसे भला किया जा सकता है, देश की मूल समस्याओं के ऊपर कहाँ वार किया जा सकता है, उस वार के अंदर सत्ता पक्ष कितनी अपनी सटीक प्रयास करता है, और विपक्ष अगर वो सटीक प्रयास नहीं करता है तो विपक्ष उसको खींच करके उस प्रयास के सही दिशा के अंदर उसको लेके आए, ना कि इधर उधर उस चीज को भटकाए। क्योंकि हमने एक चीज और देखते हैं साहिबा जी, आप ये मान के चलिए कि विपक्ष मजबूत होना तो बहुत अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए, लेकिन विपक्ष सकारात्मक होना भी जरूरी है। क्योंकि अगर सकारात्मक विपक्ष नहीं होगा तो कोई भी काम, किसी भी प्रकार का काम करने में भी परेशानी होती है। और देश को आगे बढ़ाने के लिए विपक्ष का सकारात्मक होना अति अनिवार्य है। इसके लिए मैं कई बार इस चीज को बोल चुका हूं कि जब आप देखते हैं कि इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उस समय जो विपक्ष के नेता थे, चाहे वो अटल जी हो, आडवाणी जी हो, चंद्रशेखर जी हो, या उस दौर के तमाम जो नेता थे, वो सरकारों को भी खींचते थे, पार्टियों को भी खींचते थे, राजनीतिक लोगों को भी खींचते थे। लेकिन जब मामला देश से जुड़ा होता था तब सब सारे के सारे एकजुट हो जाते थे, लामबंद हो जाते थे। लेकिन आज की तारीख में ऐसी स्थिति होगी कि सेना के ऊपर सवाल उठते हैं। आज की तारीख ऐसी होगी कि जब देश विकट परिस्थितियों से जूझ रहा हो, तो उस समय कई लोग ऐसे भी हैं जो जनता को भ्रमित करने से नहीं चूकते, चाहे उसके अंदर कोई भी विषम परिस्थिति हो। उस समय भी राजनीतिक जो पैंतरेबाजी है वो कहीं ना कहीं जनता को परेशान करती है। तो मेरा ये मानना है कि अब जो हमारे यहाँ कहा जाता ना, गई को जाने दो, रही को रख लो। अब 2024 का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब 2024 आगे का कार्यकाल 2029 तक का कार्यकाल की जनता ने निर्धारित कर दिया है, जिनको भी वोट दे करके। बिल्कुल, और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नतीजे किस तरह से सामने आते हैं और कितना दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता है। क्योंकि कहीं निरंजन जी आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरह से सभी चीजें देखने को मिल रही हैं और एम फैक्टर की बात यहाँ पर आई गई है, तो इसको भी लेकर चर्चा जरूरी हो जाती है। कहीं ना कहीं पहले फेज के बाद से लगातार एक के बाद एक एम फैक्टर की बात की गई और उसमें तमाम तरह चीजें देखने को मिली। क्या मरकजी हुकूमत की तरफ से, बीजेपी की तरफ से इस चुनाव में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान को लेकर सियासत अधूरी है? मैं ये कह रहा था साहिबा जी, जो राजनीति है, इस शब्द को जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये शब्द आपको समझ में आ जाएगा। राज प्लस नीति, यानी कि जिस नीति से राज प्राप्त हो वो राजनीति। और मेरा ये मानना है कि एक समय हुआ करता था जब राज प्राप्त करने के लिए तोप, तमंचे, तलवारें, भाले, इन चीजों से राज प्राप्त किए जा सकते थे। लेकिन आज की तारीख में
लोकतंत्र लोकतांत्रिक जमाना है, और लोकतांत्रिक जमाने के अंदर जो राज प्राप्त किया जाता है वो जनता से वोट लेकर के जनता को अपने पक्ष में, जनता को अपने समर्थन में ला करके राज प्राप्त किया जाता है। अब इसके लिए देखिए, सीधी बात आप ये समझिए, जिसके पास जो तीर तुनीर है वो उन्हीं तीर तुनीरों का इस्तेमाल करेगा। अब कोई कहे कि फला व्यक्ति मुझे ये फुल टॉस क्यों नहीं दे रहा, मैं ये अगर फुल टॉस देता तो मैं छक्के मार देता और मैं मैच जीत जाता। आप ये समझिए, खिलाड़ी जब खेलता है तो वो अपने हिसाब से बैटिंग करता है और बॉलिंग करने वाला अपने हिसाब से बॉलिंग करता है। अब उसका आप अपने अपने हिसाब से विश्लेषण करते रहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो जनता है वो बहुत प्रबुद्ध जनता है, और जनता के अंदर लोग कहते हैं ये जनता के मुद्दे हैं, वो जनता के मुद्दे हैं, फलाना जनता के मुद्दे हैं। मैं बहुत सारे विश्लेषकों को सुनता हूं, बड़े राजनीतिक पंडितों को सुनता हूं, वो कहता है जनता के मुद्दों पर बात नहीं होती। मेरा ये मानना है साहिबा जी, कोई भी माई का लाल 140 करोड़ की देश की जो ये जनता है, इसके मुद्दे डिसाइड नहीं कर सकता। इसके अंदर किसी व्यक्ति के लिए शराब का एक पौवा भी मुद्दा हो सकता है, और किसी व्यक्ति के लिए सन 1947 के 2047 के अंदर विकसित भारत उसके लिए मुद्दा हो सकता है। किसी के लिए अपना 5 किलो राशन मुद्दा हो सकता है, तो किसी के लिए कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है ये मुद्दा हो सकता है। किसी के लिए एक साड़ी मुद्दा हो सकता है, तो किसी के लिए एक रेलगाड़ी मुद्दा हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना मुद्दा होता है। ये जो चीज है, ये चीज डिसाइड तब होती है जब चुनाव परिणाम है, किसका मुद्दा चला, किसका मुद्दा जनता ने पकड़ा। और इसके अंदर रही बात हिंदू मुसलमान की, तो साहिबा जी मेरा ये मानना है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई राजनीतिक पार्टी इस लांछन से बच नहीं सकती कि वो हिंदू मुसलमान नहीं करती या वो जात पात नहीं करती, क्योंकि पिछले 75 वर्षों के अंदर हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सब चीजें तो कर दी कि भाई हम भारत के लोग, यानी कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत की अवधारणा तो दे दी, लेकिन वास्तविकता ये है कि इन राजनीतिक पार्टियों ने आज भी मानव जाति को उन्हीं भागों में बांट रखा है। ये अगड़ा, ये पिछड़ा, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये फलाना, ये ढिमकाना, ये जिस तरीके से बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, अगर पहले की बात की जाए और आज के दौर की बात की जाए, तो जो नैरेटिव है इन मुद्दों को लेकर वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आया। निरंजन जी, जिस तरह से देखा जाए बीजेपी की तरफ से राम मंदिर को लेकर और राम के मुद्दे को लेकर भी काफी चर्चा देखने को मिली, और विपक्ष पर इसको लेकर काफी निशाने साधे गए। कांग्रेस नकारती रही कि उनकी पार्टी ने कुछ ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर अपोजिशन आ जाता है इक्तिदार में तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लग जाएगा। ये बड़ा इल्जाम यहां पर लगाया गया है, और सीधे तौर पर आवाम को गुमराह करने की कोशिश नहीं समझा जाएगा इसको। सेवा जी देखिए, एक चीज तो मैं आपको बताऊं, इस देश की जो जनता है वो बहुत प्रबुद्ध है, और कोई कहे कि गुमराह, तो मेरा ये मानना है 140 करोड़ लोगों को कोई भी माई का लाल गुमराह नहीं, उनको बेवकूफ नहीं बना सकता। जो भी लोग कहते हैं जनता को बेवकूफ बना दिया, मेरा ये मानना है वो जनता का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि इस देश की जनता ने, आपने देखा होगा कि वादे करने वालों ने बहुत वादे किए, लेकिन जनता ने बहुत सारे मौके आपको ऐसे दिखेंगे जहां पे जनता ने बहुत विवेक का काम किया। उदाहरण के तौर पे अगर आप कहेंगे, तो अगर भारतीय जनता पार्टी जनता को बेवकूफ बना सकती थी, तो मुझे बताइए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जनता को बेवकूफ कैसे नहीं बना पाई। लोकसभा चुनाव में उसी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 56% वोट दिया, और विधानसभा चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल को 62 सीटें दी। मतलब जनता का अपना विवेक है ना, इस चीज से निर्णय होता है ना कि किसी के बैठाए से बैठता नहीं, पहली बात। दूसरी बात साहिबा जी देखिए, जिस तरीके से अभी बातें चल रही थी यहाँ पे, और आम आदमी पार्टी को जो जनमत मिला है वो सही जनमत मिला है, वो एक भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं है। अच्छा है, मतलब कितना भी भ्रष्टाचारी हो, आप भ्रष्टाचार तब तक नहीं है जब तक जनता आपको चुनती रहती है। तो आम आदमी पार्टी, निरंजन जी हमारे भाई कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है भ्रष्टाचारी नहीं है, क्योंकि जनता ने उनको चुना है, इसलिए जनता के हिसाब से वो सही है, क्योंकि लगातार 10 साल जितना मुश्किल है। शहबा जी देखिए, ऐसा थोड़ा सा इनको समझाइए, मेरा ये आचरण नहीं है, ये हो सकता है इनको इनके संस्कार में हो, मेरे संस्कार में। अभी यही तो समझेंगे, जनता ने जिसको चुन लिया उसको सब माफ है। आप ही तो कह रहे हैं कि जनता बेवकूफ नहीं है, विवेक है जनता का।
ये विधानसभा नहीं है, ये लोकसभा अरे भाई, नहीं। ये क्या हुआ? जनता चुन रही है, मतलब अच्छा है, पार्टी बढ़िया काम कर रही है। यहाँ पे साहिबा जी इनको समझाइए, यहाँ पे जूते चप्पल और माइक नहीं चलते। ये सलाम टीवी का बहुत अनुशासित चैनल है। ठीक है निरंजन जी, जिस तरह से देखा जाए सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, अलग अलग दावे और वादे किए जाते हैं और सभी जगह के जो प्रेफरेंसेस हैं वो अलग यहाँ पर नजर आती हैं। तो ऐसे में क्या सारा दारोमदार जनता पर ही नजर आता है या फिर सियासी पार्टियां भी कहीं ना कहीं उस नैरेटिव को सेट कर देती हैं और जनता फिर उसको कंसिडर करती है? देखिए सहबा जी, निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ से प्रयास करती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारत की जनता प्रबुद्ध है। और हमारे यहाँ कहा जाता है, अगर आपके जो राजनीतिक पार्टियां क्या है, राजनीतिक पार्टियां एक तरह की अपने आप में समझ लीजिए दुकानदार है। और दुकानदार क्या करता है, जहां पे अगरबत्ती बिकती होगी वहां अगरबत्ती की दुकान खोलेगा, और जहां पे उसको लगेगा कि यहाँ पे गांजा बिकेगा तो वहां गांजे की दुकान खोलने की कोशिश करेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जनता जिस चीज को पसंद करती है, चाहे टीवी चैनल्स हो, लोग कहते हैं ये मीडिया वो मीडिया, मेरा ये मानना है कि मीडिया वो दिखाती है जो जनता देखना चाहती है। ये क्योंकि हर एक जो संस्थान होता है वो ये चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जनता के फेवर में जाऊं, जनता के पसंद की चीजें मैं करूं। क्योंकि कोई भी जनता के विपरीत जाकर के ना टीआरपी कमा सकता, ना वोट प्राप्त कर सकता, ना जनता का समर्थन प्राप्त कर सकता। अब यहाँ पे मेरी एक बात बीच में रह गई थी। जिस तरीके से अभी नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी गए, ध्यान मग्न हुए, और पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ इसके ऊपर एक बहुत बड़ा विवाद सा बना हुआ है। भाई मेरा मानना है कि आप ये बताइए, जैसे अभी भी थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ इसी पैनल के ऊपर चर्चाएं हो रही थी कि ध्यान एकांत में करना चाहिए, कैमरे को लेकर जाना चाहिए, हवा को करना चाहिए, नौटंकी। मेरा ये मानना है सहबा जी, अगर आप सत्य करते हैं तो उसको दिखाने में कोई आपत्ति नहीं, उसको ज्यादा से ज्यादा दिखाएं जिससे और लोग उससे प्रेरित हो। अगर आप कोई दुष्कर्म करते हैं तो वो छुप के किया जाता है। अगर जिस तरीके से हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति चुनाव संपन्न होने के बाद में ध्यान लगाने जाता है, और कोई व्यक्ति बैंकॉक या थाईलैंड जाकर के वहां पे जान लगाने जाता है। अब ये अपनी अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी है, किसको क्या पसंद है। पहली बात, कोई आदमी साधन के लिए दौड़ धूप कर रहा है, कोई आदमी साधना के लिए दौड़ धूप कर रहा है, तो वो उसकी अपनी अपनी रुचि है, अपनी अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी है। रही बात दिखावटी और नहीं दिखावटी, नौटंकी और बिना नौटंकी को, तो मेरा ये मानना है कि अगर मान लीजिए मैंने नौटंकी करने के लिए मैंने कोई अच्छा काम किया और वो अच्छा काम जनता के अंदर एक अच्छा सकारात्मक संदेश दे रहा है, तो उसके अंदर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। अगर मैं किसी जानवर को, किसी पशु पक्षी को पानी पिलाते हुए अपनी फोटो में प्रेषित करूं, अपनी वीडियो प्रेषित करूं, वो ठीक है, या मैं किसी जानवर का वध करते हुए अपनी वीडियो प्रेषित करूं, वो ज्यादा ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर नरेंद्र मोदी जी दिखावे के लिए भी कर रहे हैं और उनको देख करके अगर 10 लोग भी प्रेरित होते हैं, तो मुझे एक बात बताइए, उसमें बुराई क्या है, किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। एक होता है योग का प्रचार और एक होता है भोग का प्रचार। तो भोग को दिखाने से बचना चाहिए, भोग का प्रचार करते हुए दिखने से बचना चाहिए। जनता को उससे समाज के अंदर विकृतियां पैदा होगी, लेकिन योग का प्रचार करते हुए दिखना कौन सी बुरी बात है। तो कहने का तात्पर्य यही है। लेकिन अपोजिशन ये कह रहा है कि इससे मुतासिर हो सकता है, वोटर मुतासिर हो सकता है, और ऐसे में इसको लेकर शिकायत के लिए भी अपोजिशन का प्लान नजर आ रहा है। आप एक बात बताइए साहिबा जी, मुझे एक बात बताइए कि जब भारतीय जनता पार्टी हार चुकी, जब जनता ने नरेंद्र मोदी जी को 6 चरणों के अंदर देश से बाहर कर दिया, ये तो कह रहा है ना। पहले तो आपने जो सवाल किया कि विपक्ष ये कह रहा है कि इन चीजों से चुनाव प्रभावित हो सकता है, वोटर प्रभावित हो सकता है, जो ध्यान लगाने गए नरेंद्र मोदी जी, उसका जवाब वो आपने जवाब नहीं दिया था। मेरा ये मानना है सहबा जी, एक तरफ तो विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी के केदारनाथ जाने से, मोदी जी के महाकाल जाने से, मोदी जी के द्वारिका जाने से, मोदी जी के राम मंदिर बनवाने से जनता कहीं कोई प्रभावित नहीं हो रही, और जनता ने मोदी जी को सत्ता से बाहर कर दिया, जनता ने वोट नहीं दिया। दूसरी तरफ कह रहे कि कन्याकुमारी में ध्यान लगाने से जनता मोदी जी को वोट दे देगी। भाई दोहरे मापदंड कैसे हो सकते हैं, पहली बात। और एक ये जो सवाल अभी उठ करके आया, के शर्मा जी तो स्वयं एक जिसको कहते हैं विधि विशेषज्ञ है, या यूं कहें कि कानून के छात्र हैं। इनको समझनी चाहिए कि जब 2 व्यक्तियों के बीच में कोई विवाद होता है
अगर मारपीट का मामला होता है तो वो आपस में मिला करके समझौता हो सकता है उसके अंदर, यानी कि समझौते के बाद पुलिस उस मामले को रफा दफा कर देती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का कोई हत्या हो जाती है और हत्या होने के बाद में अगर कोई कहे कि हम आपस में समझौता कर लेते हैं, तो पुलिस उसको माफ नहीं करती है, कानून उसको क्षमा नहीं करता, उसके ऊपर फिर उसके ऊपर मुकदमा चला जाता है। तो जिस तरीके से अपराध की डेंसिटी देखी जाती है, वैसे ही जो चुनाव लड़ने वाला है और उसके ऊपर जो आरोप है, उन आरोपों की डेंसिटी देखी जाती है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए हत्या का आरोपित है और जनता उसको चुन लेगी, तो क्या कानून उसको छोड़ देगा? लेकिन कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का आरोपित है और उसके बाद में जनता उसको चुन लेती है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे लालू प्रसाद यादव 4 केसों के अंदर कन्विक्टेड होने के बावजूद आज राजनीतिक सक्रिय रूप से राजनीति के अंदर है। और इतने ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक क्राइटेरिया को अगर आप दूसरी जगह हर जगह फुलफिल करना चाहेंगे, तो मेरे हिसाब से कहीं भी वो तर्कसंगत नहीं होता है। बिल्कुल, ना कहीं ये सारी चीजें देखी आ जाती हैं। लेकिन भी हमारे साथ बने हुए निरंजन जी, कई तरह के दावे और वादे देखने को मिल रहे हैं, कई तरह की सियासी बयानबाजियां हैं। लेकिन अगर एक चेहरे का जिक्र किया जाए, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जिक्र किया जाए, तो किस तरह की उसकी एक अहमियत और एक शख्सियत यहाँ पर नजर आती है। क्योंकि बीजेपी की तरफ से देखा जाए, जिस तरह से बढ़ावा उनको दिया जाता है और उनकी प्रशंसा यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि राजनीति के चेहरे को पीएम मोदी ने इन पिछले 10 सालों में बदला है। क्या उसी तरह से हकीकत नजर आती है और क्या इसी बुनियाद पर कोई ऐसा मुकाबला नहीं कर पा रहा है कि कहीं ना कहीं उसको टक्कर दे पाए? देखिए शहबाज जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहली बात, नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व की आप बात कर रही हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जितना मैं समझ पाया हूं आज तक, जो नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र मोदी जी बनाने वाला ये विपक्ष है। क्योंकि 2002 गुजरात मुख्यमंत्री बनने के बाद में वहां पे जिस तरीके से जो दुर्भाग्यपूर्ण दंगे हुए, उसके बाद में जिस तरीके से आज तक विपक्ष इनको टारगेट पे रखता है और इनकी छोटी छोटी बातों का आप ये समझ लीजिए स्क्रूटिनी करता है कि ये कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, बोलते कैसे हैं, और जिस तरीके से हर एक चीज के अंदर एक चीज को कहते हैं ना, कुर्ता खींचने वाली नीति, उसी नीति ने कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी बनाया, मेरा ये मानना है। और उसके बाद में जो अपने व्यक्ति की जो अपनी गुणवत्ता होती है, जो अपना व्यक्ति का जो अपना व्यक्तित्व होता है, उसकी अपना जो परिश्रम होता है, अपना जो पुरुषार्थ होता है, उसके बाद में वो ऐड होता है। लेकिन राजनीति में एक कहा जाता है कि राजनीति का एक ही फलसफा है, खर्चा या चर्चा। तो जिस तरीके से विपक्ष इनकी अपनी समझ में इनकी चूड़ी चढ़ाने के लिए जिस तरीके से बातें करता है, तो उसी हिसाब से इनकी चर्चाएं होती है। अब मैं इसी का एक प्रत्यक्ष उदाहरण देना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से ये कन्याकुमारी गए और विपक्ष ने 2 दिन से जिस तरीके से इस मामले को उठाया, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी चाहती तो इस चीज को इतना ज्यादा प्रचारित कर सकती, लेकिन विपक्ष ने उससे कई गुना ज्यादा प्रचारित कर दिया इस मामले को, जिसका उनको जो लाभ नहीं मिल पाता वो लाभ भी उनको मिल चुका। पहली बात। रही बात भारतीय जनता पार्टी काम की, तो देखिए निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति इस दुनिया के अंदर संपूर्ण नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया के अंदर सर्वगुण संपन्न नहीं है। उसके अंदर कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ कमियां भी है। हमें जो सकारात्मक रूप से हमें जो उसकी जो कमियां हैं या जो उसके अंदर जो उसके द्वारा किए हुए काम है उनके अंदर कुछ त्रुटियां हैं, उनके बारे में हमारे को लगातार चर्चा करना चाहिए। निश्चित रूप से मैं भी इसका पक्षधर हूं, लेकिन जिस तरीके से जो छोटी छोटी चीजें होती है, तो इसलिए मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल से जो मोदी जी ने सरकार चलाई, उसके अंदर मैं 1000 चीजें गिना सकता हूं जो बहुत मेरी नजर में वो कमियां हैं और उनके ऊपर इनको पहले वर्क करना चाहिए था। लेकिन वास्तविकता क्या होती है कि जब हम 2 लोगों के अंदर एक चीज को चुनते हैं, तो हम कौन सी चीज को चुनते हैं? हम चीज को चुनते हैं जो कम। निरंजन जी, ये बात लगातार उठ रही है, आपका सियासी आकलन क्या कह रहा है? कई लोग इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं कि डिजिटली तौर पर अगर इंडिया को देखा जाए तो बहुत आगे इंडिया बढ़ा है, जिस तरह से चीजें देखने को मिली हैं। लेकिन क्या उन सारी चीजों को आवाम देख पाएगी या नहीं, या फिर जो सियासी आकलन किया जा रहा है या जो विपक्ष है
वो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बना रहा है कि काम नहीं हुआ है, जबकि जो बीजेपी है वो तो बढ़ चढ़कर ये भी गिना रही है कि किस तरह से बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की चर्चा हो रही है। देखिए सहबा जी, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं विपक्ष, जो अभी के शर्मा जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि विपक्ष को कहीं से चाबी मिल गई है और उस चाबी का ताला ढूंढते फिर रहे हैं। और कहीं ना कहीं विपक्ष यही गलती कर रहा है कि वो उस चाबी का ताला ढूंढ रहा है, ना कि ताले के लिए चाबी बनाने का प्रयास कर रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसी शब्द के अंदर विपक्ष उलझा हुआ है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैंने आपको प्रारंभ में कही कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार 100% संपूर्ण रूप से सही कार्य नहीं कर सकती और संपूर्ण रूप से किसी को संतुष्ट नहीं कर सकती। उसके अंदर सैकड़ों कमियां हो सकती है, हजारों कमियां हो सकती है। लेकिन अगर कोई सकारात्मक रूप से उन चीजों को उठाए, उन मुद्दों को उठाए, जैसे मैंने कई बार जीएसटी के मामले के अंदर सरकार की बहुत भरसक खिंचाई की है। सरकार से आप ये समझ लीजिए, जिस टाइम जीएसटी लागू हुई तो लगभग 2 साल 3 साल तक मैं लगातार जीएसटी के बारे में बोलता रहा और लोगों ने उसको पसंद किया और कहीं ना कहीं सरकार ने भी उन बातों को सुना और जो जो चीजें हमने उठाई उनका मुद्दा, उन चीजों को सरकार ने ठीक करने का प्रयास किया। पहली बात। दूसरी बात, जो जिस तरीके से जो कमियां हैं उनका आपको एक मुद्दा भी उठाना चाहिए और उनका आपको एक सोल्यूशन भी बताना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि आपने एक तस्वीर बनाई और मैं उस तस्वीर में केवल कमियां निकाल दूं, यही चीज किसी को पसंद, क्योंकि आज की तारीख में हर व्यक्ति इस चीज को समझता है कि भाई कमियां किसी भी चीज में निकालना बहुत आसान है। आप उसका समाधान भी बताइए कि भाई अगर ये समस्या है तो आप ऐसे करेंगे तो आपका समाधान हो। जो आपको 10 साल जनता ने जिताया है, आप देखिए बीजेपी को 10 साल लगातार जीती, दिल्ली में भी और बहुत जगह पे। और जिस जनता का जब वक्त आया सवाल, तो मेरा सवाल का जवाब आपने वो दिया नहीं जब मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था आपसे। आप सहबाजी, ये सुनिए मेरी बात को सहबाजी, ये भी राजनीतिक विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक हूं, लेकिन थोड़ी देर पहले कह रहे थे मैंने निरंजन जी को फंसा लिया। ये तो राजनीतिक लोग करते हैं भैया, ये राजनीतिक विश्लेषक किसी को फंसाने का काम नहीं करते। वो अपना विश्लेषण करते हैं, अपने विचार रखते हैं, दूसरे के विचार सुनते हैं, उनके कोई चीज होती है तो वो अपनी बात रखते हैं। लेकिन इस तरीके से बीच में बोल करके बीच में इस तरीके से विश्लेषण बायस नहीं चाहिए। देखिए ये व्यक्तिगत फैसला है, विश्लेषण किसी का किसी भी तरह का हो सकता है। बहरहाल लगातार कवरेज जारी है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।